लगता है बैंड सिर पर बज ही जाएगा। तमाम कोशिश बेअसर हो गई। छोटी से कुछ उम्मीद बड़ी थी उर्मिला को, किंतु आज वो भी छिटक गई। कह रही थी दीदी तुमको काकी के यहाँ रहने की जगह तो मिल ही गई है, अब इन लोगों से क्यों उलझती हो? जेठ जी तुमको वहाँ से तो निकाल नहीं रहे हैं। सोचो अगर जेठ जी अड़ जाएं तो काका काकी तुम्हें रख पाएंगे क्या? इज्जत से ससुराल के घर में ही तो पड़ी हो, संतोष करो। सपाट आवाज में कहे गए इन शब्दों में किसी प्रकार का अपनापन नहीं था। तो क्या अब छोटी भी यही सोचने लगी है कि पत्नी को खाने पीने और रहने की जगह भर से संतुष्ट रहना चाहिए? मांग के सिंदूर का बस यही सुख है? क्या हो गया है छोटी को? क्या बाहर के सुख और भीतर के सुख में जो महीन अंतर है उसको समझना छोड़ दिया है उसने? उर्मिला का धैर्य टूट रहा था। पूछना चाहती थी कि देवर जी तुम्हें छोड़कर दूसरा विवाह कर ले तब क्या तुम इतनी उदार रह पाओगी कि किसी के द्वारा दी गई चंद सुविधाओं पर संतोष कर लो? पर पूछा नहीं। कितना मुश्किल होता है किसी के दुख को अपने दुख जैसा समझना। एक छोटी ही तो थी जो उसे चोरी छिपे मिलती थी, उसके जख्म को सहलाती थी। खामोश और अंधेरी रातों में भी वो अकेली नहीं है, यह एहसास दिलाती थी। कितनी बार चुपके से काकी के घर आकर बोल जाती थी कि दीदी तुम हिम्मत रखना, जेठ जी का दूसरा ब्याह मैं नहीं होने दूंगी। लगी हूँ कोशिश में। क्या हो गया उसकी कोशिश को? जानती थी उर्मिला छोटी के लिए यह सरल नहीं था, किंतु इतना कठोर क्यों हुई? कम से कम शब्दों का ही सहारा देती। इतना सपाट क्यों बोली आज? क्या पल्लू झाड़ लेना चाहती है उससे? छोटी करे भी क्या? इस घर के बाहरी और भीतरी कायदे को तो उर्मिला भी जानती है। कई वर्षों तक सास के कहे अनकहे भावों को पढ़ती रही है। वो के पोर पोर से परिचित है। यहाँ विरोध का एक भी शब्द सहा नहीं जाता। इस घर में पूरे अधिकार के साथ जमे रहने का गुण मंत्र छोटी को समझ में आ गया लगता है। हृदय में लावा सा फूटा। 1 वर्ष बीत गया इस प्रयास में कि रघुवीर का दूसरा विवाह न होने पाए। ससुर से अपनी कमियों को जानना चाहा, सास के आगे गिड़गिड़ाई। कई बार रघुवीर से मिलने का प्रयास किया। सप्तपदी के श्लोक और अग्नि के फेरे कोई खेल नहीं होते हैं कि उन्हें एक मन से बोला जाए दूसरे मन से भुला दिया जाए। रघुवीर को सोचना पड़ेगा। उर्मिला मजबूर करेगी उसे सोचने के लिए, पर क्या कर पाई? सारे प्रयास रेगिस्तान में मोती खोजने जैसा साबित हुए। काका ससुर के यहाँ रहने की जगह मिल गई है, वहां से बस इतनी ही उम्मीद है। वो भाई के घरेलू मामले में उलझना नहीं चाहते थे। गाहे बगाहे उसे ही समझाते हैं, क्या कमी है मेरे घर में, यहीं पड़ी रहो। काकी कुछ उदाहरणों द्वारा अपने घर में मिलने वाली सुख को गिनाने लगती हैं। उर्मिला दुखी हो जाती है, सोचती है कैसे कहे कि दया में मिलने वाले ये सुख प्रतिपल उसकी निस्सहाय अवस्था की याद दिलाते रहते हैं। पर इन लोगों को क्या कहे जब अपना ही सिक्का खोटा हो। वर्षों से उपेक्षा सहते सहते उर्मिला की आंखें पथरा गई थी। रोना छोड़ दिया था उसने। कठोर बने रहने का स्वांग रचती रही अब तक, किंतु आज छोटी के पास से लौटने के बाद वह एकदम टूट सी गई। हृदय में न जाने कैसा सागर उमड़ा कि आंखें लबालब छलक आईं। कब पड़ने लगी थी दरार और वह यूं घर से बेदखल कर दी गई थी। उर्मिला ने सोचना शुरू किया। कुछ बातें जो बहुओं के हुनर में कसीदा सी मर जाती हैं, वही इस घर में दोष साबित हो गईं। उन दिनों गांव तो क्या शहर में भी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई अधिक ध्यान नहीं देता था। उर्मिला ने अपने पिता से अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया था और रामचरितमानस, दुर्गा चालीसा, सप्तशती आदि पुस्तकें बाँचने लगी थी। पिता ने दहेज में झबिया, संदूक, पिटारी, पलंग आदि
चीज़ों के साथ 2-4 धार्मिक पुस्तकें भी दे दी। यही वजह थी कि उर्मिला ससुराल में भी कुछ देर के लिए पुस्तकों को फैलाकर बैठ जाती थी। एक दिन सेठ रतन सिंह, जिन्हें इस बात का गर्व था कि उनकी बहू रामायण गीता आदि पढ़ लेती है, आंगन में आकर बोले, सुना है बहू रामायण का पाठ अच्छा करती है, जरा मुझे भी सुनाती। घर में ससुर के सामने हाथ भर घूंघट में रहने का रिवाज था। उर्मिला सामने नहीं आई, किंतु दरवाजे के ओट से मानस के कुछ चौपाई सस्वर सुना दी। रतन सिंह गदगद हो गए। सुर उच्चारण, भक्ति भाव और तल्लीनता की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर दिए। सास की भ्रुकुटी तन गई। ससुर के जरा सा कहने पर बहू ने किस बेशर्मी से गा गा कर रामायण सुना दी। यह बात बेटे समेत घर के अन्य सदस्यों तक पहुंच गई। सकी मिजाज का रघुवीर, जिसे पहले भी पत्नी में कोई खास रुचि नहीं थी, तन कर खड़ा हो गया। सेठ परिवार का गांव में खूब दबदबा था। रघुवीर का मानना था कि ऐसे घर की बहुओं को दबकर रहना चाहिए, नहीं तो गांव भर में घर परिवार की नाक कट जाती है। उर्मिला सोचती, कुछ परिवारों की नाक इतनी नाजुक क्यों होती है कि बहू के जरा से बोलने या घूंघट हट जाने भर से कट जाती है। वह लाख कोशिश करती, किंतु जहां सिर झुकाकर जरूरी गैर जरूरी, उचित अनुचित को मान लेना ही कायदा था, वहां उर्मिला कैंची की तरह जबान चलाने वाली मन बढ़ी औरत साबित हो गई थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को यहीं आराम देते हैं और मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।